आज हम लोग ब्लू लाइट रिसेप्टर में क्रिप्टोक्रोम की बात करेंगे और इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, साथ में हम लोग लास्ट में कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो अगर हमने जैसे कि ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि अगर हम लोग लाइट की बात करें तो लाइट से हमें दो चीज़ें मिलती हैं, इन्फॉर्मेशन और एनर्जी। एनर्जी से होता है फोटोसिंथेसिस, इन्फॉर्मेशन से इन्फॉर्मेशन किस फॉर्म में मिलती है, क्वांटिटी, क्वालिटी, डायरेक्शन, पीरियोडिसिटी, और इस इन्फॉर्मेशन से फोटोमॉर्फोजेनेसिस होता है, मीन्स कि प्लांट का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। इसके पहले हमने आपको रेड एंड फार रेड एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल फाइटोक्रोम के बारे में डिस्कशन किया था, जो कि 660 नैनोमीटर से लेकर 730 नैनोमीटर तक की रेंज को एब्जॉर्ब करता है, वेवलेंथ को। और दूसरे टाइप के जो फोटो रिसेप्टर्स हैं जो कि लाइट को परसीव करते हैं, तो एक होते हैं रेड और फार रेड लाइट एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल, दूसरे ब्लू लाइट एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल, जो कि ब्लू लाइट का जो रेंज होता है वो 400 to 500 का रेंज होता है। तो यहाँ पे जो फोटो रिसेप्टर्स की बात हम लोग करेंगे आज, वो क्रिप्टोक्रोम और फोटोट्रोपिन की बात करेंगे, जो कि लाइट परसीव करते हैं 400 to 450 नैनोमीटर की वेवलेंथ को। तो अब हम लोग क्रिप्टोक्रोम स्टार्ट करते हैं। क्रिप्टोक्रोम एक्चुअली में क्या होता है? क्रिप्टोक्रोम एक टाइप ऑफ फोटोलाइज होता है। क्रिप्टोक्रोम क्या होता है? टाइप ऑफ फोटोलाइज। फोटोलाइज क्या होते हैं? पहले तो आपको फोटोलाइज पता होनी चाहिए। तो जब डीएनए डैमेज में रिपेयर मैकेनिज्म होता है, तो जो यूवी इंड्यूस्ड डैमेज होता है उसको रिपेयर करने के लिए कुछ एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं जिनको फोटोलाइज कहते हैं। तो वो फोटोलाइज की तरह क्रिप्टोक्रोम एक्चुअली में होते हैं। तो जो फोटोलाइज भी होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं फोटोलाइज और दूसरे होते हैं 6,4 फोटोलाइज। जब आप मॉलिकुलर में ये पढ़ेंगे डीएनए डैमेज एंड रिपेयर, तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा। तो क्योंकि क्रिप्टोक्रोम एक ऐसा फोटो रिसेप्टर है, ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि एनिमल में और प्लांट दोनों में पाया जाता है। जैसे कि हमने फाइटोक्रोम पढ़ा था तो वो सिर्फ प्लांट किंगडम में पाया जा रहा था, लेकिन क्रिप्टोक्रोम एक ऐसा फोटो रिसेप्टर या क्रोमोप्रोटीन है जो कि एनिमल और प्लांट दोनों में पाया जाता है। तो ऐसा माना गया है कि जो क्रिप्टोक्रोम प्लांट में पाया जाता है वो फोटोलाइज से सिमिलरिटी शो करता है, और जो क्रिप्टोक्रोम एनिमल्स में पाया जाता है, जैसे कि ड्रोसोफिला फ्लाइज में पाया जाता है, वो सिमिलरिटी शो करता है 6,4 फोटोलाइज से। और ये दोनों कहाँ पे? डीएनए डैमेज के रिपेयर में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, ब्लू लाइट मेडिएटेड डीएनए डैमेज रिपेयर में इन्वॉल्व होते हैं। तो फोटोलाइज है यूनिक क्लास ऑफ फ्लेवोप्रोटीन, मीन्स की फोटोलाइज क्या है? फ्लेवोप्रोटीन है दैट यूज द ब्लू लाइट स्टिमुलेट रिपेयर ऑफ यूवी इंड्यूस्ड डैमेज टू माइक्रोबियल डीएनए। फोटोलाइज कंटेन 2 क्रोमोफोर। अब देखिए, फोटोलाइज जो होता है उसके पास 2 क्रोमोफोर्स होते हैं। क्रोमोफोर्स का काम क्या है? लाइट को एब्जॉर्व करना। तो वो 2 क्रोमोफोर कौन से होते हैं? एक होता है फ्लेविन, जिसको हम लोग FAD बोलेंगे, जो कि 450 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्व करता है। दूसरा होता है टेरिन। टेरिन में आता है मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट, या इसको हम लोग डीएजोफ्लेविन भी बोलते हैं, जो कि 380 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्व करता है। तो इसका मतलब कि क्रिप्टोक्रोम का स्ट्रक्चर फोटोलाइज से सिमिलरिटी शो करता है। स्ट्रक्चरली सिमिलर है क्योंकि उनके पास भी ऐसे ही 2 डोमेन पाए जाते हैं, क्रोमोफोर पाए जाते हैं, सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है, फोटोलाइज की तरह ही काम मतलब स्ट्रक्चर होता है। तो क्रिप्टोक्रोम फोटोलाइज से स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी शो करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि क्रिप्टोक्रोम का जो फंक्शन है वही फोटोलाइज का फंक्शन है। फोटोलाइज तो डीएनए डैमेज रिपेयर करते हैं, लेकिन क्रिप्टोक्रोम के अलग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में फंक्शन है, वो हम लोग अभी आगे बात करेंगे। दूसरी बात, क्रिप्टोक्रोम आर यूबिक्विटस इन प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में तो पाए ही जाएंगे, जैसे कि डाइकॉट, मोनोकॉट, फर्न, मॉसेस, लेकिन साथ में ये ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो कि पाए जाते हैं एनिमल, फ्लाइज में, ड्रोसोफिला में, इंसेक्ट्स में भी पाए जाते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया कि कौन सा ऐसा पिगमेंट है, क्रोमोप्रोटीन है या फोटो रिसेप्टर है प्लांट में जो पाया जाता है, वो एनिमल्स में भी पाया जाता है, तो उसमें कौन सा हो जाएगा? क्रिप्टोक्रोम। दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और इस तरह के जो क्रिप्टोक्रोम होते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करने में, जब हम आपको बायोलॉजिकल क्लॉक बता रहे थे तो हमने वहाँ पे बताया था कि ब्लू लाइट मेडिएटेड रिस्पॉन्स होते हैं, तो क्रिप्टोक्रोम बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेनेंस करने में या सर्केडियन क्लॉक को मेंटेन करने में भी हेल्प करते हैं। अब हम लोग क्रिप्टोक्रोम के स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको इतना समझ में आ गया कि क्रिप्टोक्रोम सिमिलरिटी शो करते हैं फोटोलाइज से। फोटोलाइज की तरह इनका स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि फाइटोक्रोम एक्ट एज अ काइनेसिस। फाइटोक्रोम कैसे थे? काइनेसिस की तरह थे, वैसे ही क्रिप्टोक्रोम कैसे? फोटोलाइज की तरह। अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करते हैं, तो अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे आपको
दो टर्मिनल दिख रहे हैं, ठीक है, दो टर्मिनल दिख रहे हैं, एक N टर्मिनल दिख रहा है, दूसरा C टर्मिनल दिख रहा है, एक N टर्मिनल दिख रहा है, दूसरा C टर्मिनल दिख रहा है। N टर्मिनल पर, N टर्मिनल, क्योंकि N टर्मिनल पे क्या हो रहे हैं, दो आपको यहाँ पे लाइट एब्जॉर्बिंग क्रोमोफोर दिख रहे हैं जो लाइट को हार्नेस करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो जैसा हमने बताया था कि एक होता है टेरिन, ठीक है, एक होता है टेरिन, तो टेरिन में मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट आता है, और एक होता है FAD, फ्लेविन एडेनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड होगा, हाँ। तो इसके बाद FAD पाया जाता है, दूसरा MHTF पाया, मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट पाया जाता है। ये किस रीजन में पाए जाते हैं, ये फोटोसेंसरी डोमेन है। जो फोटोसेंसरी डोमेन है, इसका मतलब कि लाइट को परसीव करेगा, लाइट को सेंस करेगा, तो इसके पास ये डोमेन जो क्रोमोफोर पाए जाते हैं, इन्हीं की वजह से लाइट को सेंस या परसीव कर पाता है। तो इस डोमेन को कहा, और क्योंकि हमने बताया क्रिप्टोक्रोम फोटोलाइज की तरह सिमिलरिटी शो करते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए जो ये जो स्ट्रक्चर आपको डोमेन दिख रहा है N टर्मिनल पे, ये क्या है, ये PRD का मतलब है फोटोलाइज रिलेटेड डोमेन कहिए इसको, या आप इसको कह सकते हैं फोटोलाइज होमोलॉगी डोमेन, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर इसका बिल्कुल सिमिलर है फोटोलाइज की तरह, इसलिए इसको क्रिप्टोक्रोम को फोटोलाइज की तरह कहा जाता है। लेकिन फंक्शनली अलग है, स्ट्रक्चरली सेम है। तो ये फोटोसेंसरी डोमेन में क्या हो गया, MHTF हो गया, FAD हो गया, इसको कहा जाता है फोटोलाइज रिलेटेड डोमेन, और या फिर इसको कह सकते हैं फोटोलाइज होमोलॉगी डोमेन। इसके बाद इसके सी टर्मिनल पे एक डोमेन होता है जिसका नाम है ये डबल C होगा, CCT, यहाँ पे देखिए लिखा है CCT। तो CCT मतलब कि क्रिप्टोक्रोम कार्बोक्सिल टर्मिनल CCT डोमेन होता है। इस CCT रीजन में एक और मोटिव होता है जिसको हम लोग डैश डोमेन बोलते हैं, तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। तो इसके स्ट्रक्चर में क्या है, एक N टर्मिनल डोमेन है, एक C टर्मिनल डोमेन है। जो N टर्मिनल डोमेन है वो फोटोसेंसरी डोमेन है, जो C टर्मिनल डोमेन है वो रेगुलेटरी डोमेन है, क्योंकि आगे चल के सिग्नल ट्रांसडक्शन में या सिग्नल ट्रांसमिशन में यही इन्वॉल्व होगा। यहाँ पे जो N टर्मिनल डोमेन है वहाँ पे लाइट हार्नेसिंग कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं, MF और FAD, और इसके बाद तो इसको हम लोग फोटोसेंसरी कहेंगे। और जो C टर्मिनल होता है वहाँ पे पाया जाता है क्रिप्टोक्रोम या क्रिप्टोक्रोम कार्बोक्सिल टर्मिनल ग्रुप, और उसके बगल में पाया जाता है एक डैश डोमेन। तो यहाँ पे देखिए लिखा था फोटोलाइज रिलेटेड डोमेन। आप फोटोलाइज रिलेटेड डोमेन हैज टू क्रोमोफोर बाइंड नॉन कोवेलेंटली। ये दोनों कैसे होते हैं, नॉन कोवेलेंटली बाइंड होते हैं। ये कौन कौन से, एक फ्लेविन प्रोटीन, कौन सी, FAD और टेरिन। क्रिप्टोक्रोम कार्बोक्सिल टर्मिनल एंड होता है CCT पे क्या पाया जाता है, हैज डैश डोमेन SC टर्मिनल, जिसको हम लोग आउटपुट डोमेन भी कहेंगे। इसको कहा जाता है इनपुट डोमेन, क्योंकि यहाँ से लाइट परसीव होकर इंफॉर्मेशन जा रही है और यहाँ पे क्या हो रहा है कि कुछ रिस्पॉन्स मिल रहा है, इसलिए इसको कहा जाता है आउटपुट डोमेन। Inactive monomer form become active when blue light perceived by the dimerization in pH main form। कहने का मतलब ये है कि ये जो आपको दिख रहा है ये एक मोनोमर है। जब मोनोमर के फॉर्म में रहता है तो ये इनएक्टिव रहता है। अब जब ये डाइमर बनेगा तब ये एक्टिव फॉर्म में आएगा, क्रिप्टोक्रोम वाले फंक्शन करेगा। लेकिन ये एक्टिव कब होता है, जब ब्लू लाइट पड़ता है। तो क्रिप्टोक्रोम ये एक मोनोमर है, मोनोमर में दो डाइमर हैं, डोमेन है। और इसके बाद ये फंक्शन कब करता है, जब ये डाइमर के फॉर्म में होता है। डाइमराइजेशन कहाँ से होता है, डाइमराइजेशन इस डोमेन से इस तरह से यहाँ पे डाइमराइजेशन हो जाता है। लेकिन डाइमराइजेशन कब होगा, तब होगा जबकि ये इस पर ब्लू लाइट पड़ती है। तो ब्लू लाइट पड़ने से पहले ये कैसे होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में ही रहते हैं, पार्शियली इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। कहाँ पे, मीन्स ऐसे ही रहते हैं, कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखें तो डैश डोमेन जो है, डैश डोमेन जो कि ये डोमेन है, इस डोमेन की बात की जा रही है। तो डैश डोमेन के बारे में यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि डैश डोमेन एट C टर्मिनल हैविंग स्पेसिफिक सीक्वेंस। जो डैश डोमेन होता है उसके पास कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होते हैं, तो उसमें 3 मोटिव्स पाए जाते हैं। आपने प्रोटीन में मोटिव्स और ये सब पढ़ा होगा, हेलिक्स, टर्न, लूप, ये सारी चीज़ें। तो 3 मोटिव्स पाए जाते हैं। वो कौन कौन से, DQXVP और ये E, ये सारे क्या है, अमाइनो एसिड है। तो एक डोमेन, एक मोटिव ये है, एक इस तरह के 3 मोटिव्स पाए जाते हैं। और इन मोटिव्स पे देखा गया है कि 3 to 5
एसिडिक अमाइनो एसिड के रेजिड्यू पाए जाते हैं, ठीक है, कुछ एसिडिक अमाइनो एसिड के रेजिड्यू पाए जाते हैं। तो जैसे कि ये आपको पता है कि एसिडिक अमाइनो एसिड है। हाँ, अब इसके बाद यहाँ पे आगे, यहाँ पे ये भी अमाइनो एसिड है, तो यहाँ पे देखिए सीरीन है, थ्रियोनीन है, फिर ये सीरीन है। तो इसका मतलब कि जहाँ पे सीरीन रेजिड्यू इस टाइप के मॉलिक्यूल पाए जा रहे हैं OH कंटेनिंग, तो वो क्या कर सकते हैं, उनके वो फॉस्फोराइलेशन साइट का काम कर सकते हैं। तो जो CCT डोमेन है, वहाँ पे जो डैश डोमेन पाया जाता है, डैश डोमेन में 3 मोटिव्स होते हैं। उन 3 मोटिव्स में एक ये रीजन पाया जाता है, एक एसिडिक अमाइनो एसिड का रीजन पाया जाता है, और कुछ ये रीजन होते हैं जो कि फॉस्फोराइलेशन साइट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है STAES क्या है, फॉस्फोराइलेशन डोमेन है। म्यूटेशन इन, अगर हम इसमें म्यूटेशन कर देते हैं, और जो कि क्या है, एक एसिडिक, जो कि आगे चल के क्या कंटेन किया हुआ, एसिडिक ग्रुप कंटेन किया हुआ है, एलिमिनेट्स इट्स एक्टिविटी। मतलब कि अगर हम जो CCT डोमेन है, इसके डैश डोमेन से अगर हम इनमें से कोई ये सीक्वेंस हटा देते हैं, तो हटाने पे ये पता चलता है कि क्रिप्टोक्रोम अपने फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर पाता। मीन्स कि हाइपोकोटाइल इनिबिशन, मतलब कि अगर जैसे कि नॉर्मली क्या होता है, हाइपोकोटाइल की शॉर्टनिंग होती है। अब जब सपोज कि लॉन्ग डार्क ग्रोन सीडलिंग है और उसमें ब्लू लाइट डालेंगे, तो क्या हो जाएगा, हाइपोकोटाइल जो इलोंगेट हुआ है उसका इनिबिशन होने लगेगा। तो ऐसा देखा गया कि जब इसका म्यूटेशन किया जाता है, तो ये अपनी एक्टिविटीज को एलिमिनेट कर देता है। मीन्स कि ये एक्टिविटी हो नहीं पाती हाइपोकोटाइल इनिबिशन। तो इसलिए ये माना गया कि ये डोमेन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्रिप्टोक्रोम डाइमेरिक फॉर्म में काम करता है। क्रिप्टोक्रोम डाइमेरिक फॉर्म में काम करता है। एक्चुअली में ये कैसा होता है, मोनोमर के फॉर्म में रहता है, लेकिन जब इस पर ब्लू लाइट पड़ती है तो ये डाइमेरिक हो जाता है और तभी ये फंक्शन कर पाता है। तो इस तरह से डाइमेराइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और वो कहाँ पे डाइमेराइजेशन पॉसिबल है, जब ब्लू लाइट पड़ती है PhD डोमेन पर, तो वो लाइट को परसीव करता है और क्रिप्टोक्रोम डाइमेराइज होके एक्टिवेट हो जाते हैं। अब इसके बाद इन अरेबिडोप्सिस थैलियाना ऐसा देखा गया है कि क्रिप्टोक्रोम 2 तरह के, क्राई1 और क्राई2, 2 तरह के क्रिप्टोक्रोम पाए जाते हैं, एक क्राई1 और एक क्राई2। तो जो क्राई1 और क्राई2 के 2 जीन होते हैं जो कि एक वही क्रिप्टोक्रोम बनाएंगे, क्रिप्टोक्रोम प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे। तो क्राई1 को देखा गया ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों में पाया जाता है, और क्राई2 जो है वो न्यूक्लियस में सिर्फ पाया जाता है। और ये दोनों जो क्राई1 और क्राई2 है, इनके बीच में सिमिलरिटीज देखी गई तो 58% सिमिलरिटीज होती है। मीन सिमिलरिटीज का मतलब कि अमाइनो एसिड की सिमिलरिटीज देखना, इनके प्रोटीन की सिमिलरिटीज देखना, तो क्या देखा गया कि ये 58% सिमिलरिटीज शो करते हैं। जैसे कि अब कुछ नए नए नाम दे दिए गए हैं कि अगर टोमेटो और बार्ले में हम क्रिप्टोक्रोम देखते हैं तो उनका नाम जैसे क्राई1A, क्राई1B और इस तरह से दिया हुआ है। तो आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा, मतलब आप ये समझ सकते हैं कि कुछ अलग जगह पे 1 तो लिखा ही हुआ है, साथ में इनके कुछ जहां जैसे इनकी डिस्कवरी उसके अकॉर्डिंग इनका नाम दिया गया। और अभी रिसेंटली ये देखा गया है कि एक और क्रिप्टोक्रोम क्राई3 पाया जाता है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में उसकी एग्जिस्टेंस देखी गई है। तो इस तरह से ये क्राई3 भी हो गया। तो 3 टाइप के क्रिप्टोक्रोम हो गए, क्राई1, क्राई2 एंड क्राई3। क्राई1 न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में, क्राई2 न्यूक्लियस में और क्राई3 माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। अब इसके बाद हम लोग इसके मोड ऑफ एक्शन पे आते हैं, ये कैसे अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन करता है। तो ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में हमें वही से ही देखना है जैसे हमने फाइटोक्रोम में देखा था कि कौन से नेगेटिव रेगुलेटर हैं। तो यहाँ भी COP1 क्या है, नेगेटिव रेगुलेटर है। COP1 हमने बताया था, COP1 क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूटिव मॉर्फोजेनेसिस, फोटोमॉर्फोजेनेसिस 1। और ये क्या होता है, E3 यूबिक्विटिल लाइगेज। ये क्या होता है, E3 यूबिक्विटिल लाइगेज इन्वॉल्व इन टारगेटिंग प्रोटीन फॉर 26S प्रोटियासोम। मतलब कि ये COP1 क्या है, एक E3 यूबिक्विटिल लाइगेज है जो कि किसी टारगेट प्रोटीन को यूबिक्विटिनाइलेशन करके लाइगेज मतलब यूबिक्विटिन मॉलिक्यूल को जुड़वा देता है और जोड़ने के बाद 26S प्रोटियासोम के थ्रू डिग्रेडेशन हो जाता है। तो एक्चुअली में ये क्या करता है, ये इनहिबिट करता है फोटोमॉर्फोजेनेसिस को डार्क में। ठीक है, ये इनहिबिट करता है फोटोमॉर्फोजेनेसिस को। तो अभी समझ में आ गया कि मोड ऑफ एक्शन में पहले में समझना है कौन से नेगेटिव रेगुलेटर है। तो नेगेटिव रेगुलेटर जो फोटोमॉर्फोजेनेसिस के लिए होता है वो COP1 होता है। COP1 एक E3 यूबिक्विटिल लाइगेज है जो कि क्या करेगा, यूबिक्विटिन को जुड़वा देगा जिस टारगेट प्रोटीन पे, सपोज कि कोई टारगेट प्रोटीन ये X है, इस पर यूबिक्विटिनाइजेशन हो जाएगा और होने के बाद इसका 26S प्रोटियासोम से डिग्रेडेशन हो जाता है।
फिर कुछ पॉजिटिव रेगुलेटर है, तो क्रिप्टोक्रोम इटसेल्फ अ पॉजिटिव रेगुलेटर, क्योंकि जब क्रिप्टोक्रोम होगा तो फोटोमॉर्फोजेनेसिस होगी। और दूसरा क्या, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर HY5 जो कि पॉजिटिव रेगुलेटर है। HY5 क्या है, एक मास्टर रेगुलेटरी जीन है फोटोमॉर्फोजेनेसिस के लिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट जीन है जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का काम करता है। डार्क में HY5 डिग्रेड हो जाता है और किसके थ्रू, 26S प्रोटियासोम के थ्रू, ठीक है। और इसके बाद अगर लाइट होती है तो यही HY5 लाइट रिस्पॉन्सिव जीन को ट्रांसक्राइब कराने में हेल्प कराता है। अब हम लोग इसकी मैकेनिज्म एक्चुअल में देखते हैं। जब डार्क होता है तो डार्क में क्या होता है, और जब लाइट होती है तो लाइट में क्या होता है। इन डार्क, अंडर डार्क, PHD डोमेन बाइंड टाइटली रिप्रेसिंग द CCT डोमेन एक्टिविटी इन एब्सेंस ऑफ लाइट। तो यहाँ पे देखिए, जब डार्क है, ये डार्क आपको दिख रहा है, डार्क के कंडीशन में क्या होता है कि जो ये PHR डोमेन, या आप इसको कह सकते हैं फोटोलाइज होमोलॉगी रिलेटेड डोमेन, ठीक है। मतलब कि वही जो हमने आपको बताया, या आप इसको यही PHD भी लिख सकते हैं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, PHD। तो ये क्या है कि ये क्रिप्टोक्रोम है, ठीक है। क्रिप्टोक्रोम क्राई1 हमने बताया, क्राई1 है ये क्राई1 इनएक्टिव है। क्यों ये इनएक्टिव है, क्योंकि अभी तो ये एक तो मोनोमर के फॉर्म में आपको दिख रहा है। दूसरी बात, ये जो इसका CCT डोमेन है, ये जो CCT डोमेन है इससे टाइटली बाइंड रहता है, और बाइंड रहने की वजह से ये क्या होता है कि ये इस पर कुछ फॉस्फोराइलेशन साइट्स होती हैं, ठीक है। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे डैश डोमेन में कुछ फॉस्फोराइलेशन साइट्स होती हैं, तब ये फॉस्फोराइलेट होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्योंकि ये PHD डोमेन ने क्या किया है, इसको टाइटली बाइंड करके रखा है, और ये इनएक्टिव फॉर्म में। जब ये इनएक्टिव फॉर्म में है तो कोई फंक्शन नहीं करेगा। अब डार्क का टाइम है, तो डार्क के टाइम में क्या होता है कि जो ये COP1 होता है, COP1 जो कि नेगेटिव रेगुलेटर है फोटोमॉर्फोजेनेसिस के लिए, ये क्या करता है, spa1 से बाइंड करता है। spa1 से बाइंड करने के बाद ये HY5 से बाइंड करता है, और HY5 को 26S प्रोटियासोम से डिग्रेड करा देता है, डिग्रेडेशन हो जाता है HY5 का। HY5 एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है लाइट रिस्पॉन्सिव जीन के लिए। तो अब क्या होगा कि जब HY5 डिग्रेड हो जाएगा तो ये यहाँ पे लाइट रिस्पॉन्सिव जीन फंक्शन नहीं करेंगे और फोटोमॉर्फोजेनेसिस नहीं होगी। तो अब यहाँ पे इस केस में क्या था कि जो क्रिप्टोक्रोम है वो कैसा है, वो इनएक्टिव फॉर्म में, क्योंकि उसका PHD जो डोमेन है उसने CCT डोमेन को टाइटली बाइंड करके रखा है, ठीक। दूसरे केस में क्या होता है कि जो ये PHD डोमेन है, ठीक है, ये फॉस्फो होमोलॉगी रिलेटेड डोमेन जो है, ये जैसे ही ब्लू लाइट पड़ती है, अब क्या हुआ, ब्लू लाइट पड़ी, जैसे ही ब्लू लाइट पड़ी तो ये, क्योंकि ये मोनोमर के फॉर्म में था और हमने बोला था मोनोमर के फॉर्म में हो तो ये इनएक्टिव रहेगा। तो अब ये मोनोमर, एक मोनोमर, दो मोनोमर, जैसे ही ब्लू लाइट पड़ती ये दोनों डाइमराइज कर जाते और डाइमर बना लेते। तो पार्शियली एक्टिवेशन तो हो गया, पहले तो क्रिप्टोक्रोम एक्टिवेट हो गया। जब क्रिप्टोक्रोम एक्टिवेट होता है तो इसके जो PHD डोमेन है यहाँ पे कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से मतलब कि इस जो क्रिप्टोक्रोम है ब्लू लाइट पड़ने पे कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं, जिससे कि इसका CCT डोमेन जो होता है वो रिलीज हो जाता है, ठीक है। टाइटली जो उसने बाइंड करके रखा था वो रिलीज होता है। जब ये रिलीज होता है तो यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन साइट्स और वहां पे फॉस्फोराइलेशन हो जाता है। जब इसका फॉस्फोराइलेशन हो जाता है तो ये एक्टिव फॉर्म में आ जाता है, मतलब कि फुल्ली एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। पार्शियली एक्टिव कब हुआ था, जब ये डाइमराइज हुआ। फुल्ली एक्टिव कब हो गया, जब फॉस्फोराइलेशन हुआ। और इसका जो CCT डोमेन है, जो क्रिप्टोक्रोम का CCT डोमेन है, ये spa1 से इंटरेक्ट करता है। जब ये spa1 से इंटरेक्ट कर लेता है तो जो spa1 और COP1 का ये कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स में ये CCT डोमेन spa1 से इंटरेक्शन करता है। जब spa1 से इंटरेक्शन करता है तो COP1 मीन्स लीव हो जाता है, मतलब कि ये कॉम्प्लेक्स खत्म हो जाता है, क्योंकि spa1 ने COP1 की एक्टिविटी को बढ़ाया हुआ था। अब ऐसे केस में जब इसकी एक्टिविटी खत्म हो जाएगी तो ये HY5 क्या है, ये फ्री रहेगा। ये क्या करेगा, लाइट रिस्पॉन्सिव जीन को ट्रांसक्राइब कराएगा और फोटोमॉर्फोजेनेसिस हो जाएगी। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है, इन लाइट अपॉन एब्जॉर्प्शन ऑफ ब्लू लाइट PHD डोमेन कन्फर्मेशनल चेंजेस देयर बाय होमोडाइमराइजेशन autophosphorylation of CCT domain on serine residue. So detachment of CCT from PHD thereby accessible for multiple phosphorylation. Phosphorylation work important role de-repression of CCT domain from PHD result फोटो एक्टिवेशन ऑफ क्रिप्टोक्रोम। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ये जैसे ही लाइट ब्लू लाइट पड़ती है, जैसे ही ब्लू लाइट पड़ी, लाइट जब लाइट
वाली कंडीशन है तो उस समय कन्फर्मेशनल चेंज होते हैं। होमोडाइमेराइजेशन मतलब कि क्रिप्टोक्रोम एक क्रिप्टोक्रोम मोनोमर का दूसरे मोनोमर से होमोडाइमेराइज होता है। जब होमोडाइमेराइज होता है तो कुछ जो कन्फर्मेशन चेंजेस की वजह से उनमें ऑटोफॉस्फोराइलेशन होता है। ऑटोफॉस्फोराइलेशन किसका होता है? सीसीटी डोमेन का। जब सीसीटी डोमेन ऑटोफॉस्फोराइलेट हो जाता है, क्योंकि सीसीटी डोमेन पे क्या पाया जाता है? डैश पाया जाता है। डैश पर बहुत सारे क्या होते हैं? फॉस्फोराइलेशन साइट होते हैं, जैसे सीरीन होता है, थ्रियोनिन, इस तरह के कुछ रेजिड्यू होते हैं। तो वहां पे सीरीन रेजिड्यू पे फॉस्फोराइलेशन होता है। और सीसीटी के डिटैचमेंट होने की वजह से, कहां से? पीएचडी डोमेन से डिटैच होने की वजह से क्या होता है? इस पे और ज्यादा फॉस्फोराइलेशन एक्टिविटी होने लगती है, क्योंकि मल्टीपल साइट रिलीज हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि क्रिप्टोक्रोम एक्टिवेट हो जाता है। ठीक, यहाँ पे वही चीज हो रही है। यहाँ पे इसको हम लोग इस फॉर्म में देख लें। इन डार्क में क्या हुआ? डार्क में क्या हुआ? द क्राई1 रिमेन इनएक्टिव। क्राई1 क्योंकि इनएक्टिव है, क्योंकि वो मोनोमर के फॉर्म में है, न्यूक्लियस में, इन द फॉर्म ऑफ मोनोमर। फिर डार्क में क्या होता है? कोप1 spa1 एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और वो जब कॉम्प्लेक्स बनता है तो वो क्या करता है, जिससे कि इस कॉम्प्लेक्स के बनने से कोप1 की एक्टिविटी इनहेंस होती है। जब कोप1 की एक्टिविटी इनहेंस होती है तो कोप1 HY5 को डिग्रेड करवा देता है और फोटोमॉर्फोजेनेसिस नहीं होती है। फिर जब ब्लू लाइट प्रेजेंट है तो क्राई1 पहले तो होमोडाइमेराइजेशन हुआ, मतलब कि वो डाइमर का फॉर्म करेंगे। डाइमर करेंगे तो एक पार्शियली क्या हो गया? पार्शियली ये एक्टिवेट हो गए जैसे ही डाइमर बने, क्योंकि डाइमर भी ब्लू लाइट के प्रेजेंस में बन रहे हैं। और फिर इसके बाद क्या होगा कि जो इसका पीएचडी डोमेन है वो उससे सीसीटी डोमेन क्या होता है? फॉस्फोराइलेट होता है, ऑटोफॉस्फोराइलेशन होता है, जिसकी वजह से वो फुल्ली मींस एक्टिवेट हो जाता है। और इसके बाद वो और अदर काइनेजेस को फॉस्फोराइलेट उस पर बहुत सारी मल्टीपल साइट्स होती हैं सीसीटी डोमेन पे, वो उनका सबका फॉस्फोराइलेशन हो जाता है अदर काइनेजेस के थ्रू। कुछ और काइनेजेस पाए जाते हैं, उन काइनेजेस के थ्रू बहुत मल्टीपल साइट पर फॉस्फोराइलेशन हो जाता है। और जिससे कि जब ये सीसीटी और पीएच डोमेन लूज होते हैं, मींस की डिसऑर्गेनाइज मतलब लूजनिंग होती है इनकी, तो जब ये लूज होते हैं तो बहुत सारी मल्टीपल साइट फॉस्फोराइलेशन की ओपन हो जाती हैं, और जिसकी वजह से कुछ और काइनेजेस आते हैं और फॉस्फोराइलेशन कर देते हैं, और क्रिप्टोक्रोम क्या होता है? एक्टिवेटेड हो जाता है। जब क्रिप्टोक्रोम एक्टिवेटेड हो जाता है तो जो एक्टिवेटेड क्रिप्टोक्रोम है वो बाइंड करता है spa1 से। जब spa1 से बाइंड करेगा, और जो कोप1 और spa1 ने कॉम्प्लेक्स बनाया, अब इसने क्रिप्टोक्रोम ने को spa1 से बाइंड कर लिया तो कोप1 ये रिलीज हो जाएगा और कोप1 की एक्टिविटी लॉस हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि फिर HY5 डिग्रेड नहीं हो पाएगा। जब HY5 डिग्रेड नहीं होगा तो फोटोमॉर्फोजेनेसिस हो जाएगी। तो इस तरीके से क्रिप्टोक्रोम वर्क करते हैं। अब इसके बाद हम लोग, तो ये तो हमने क्राई1 का फंक्शन बताया, क्राई1 कैसे फोटोमॉर्फोजेनेसिस में इन्वॉल्व है। अब एक हम क्राई2 होता है, तो क्राई2 का मेन फंक्शन जो होता है, अगर हम अभी आगे फंक्शन की बात करेंगे तो क्राई2 का जो मेन मीन्स की जो क्राई1 का फंक्शन है वो तो फोटोमॉर्फोजेनेसिस में है। ठीक है, क्राई2 का जो मेन फंक्शन होता है वो फ्लावरिंग में होता है। तो ये क्या करता है? इन फ्लावरिंग क्राई2 बाइंड डायरेक्टली टू BHLH। अब ये क्या है? बेसिक हेलिक्स लूप हेलिक्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है। मीन्स की क्राई2 एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से बाइंड करता है जिसका नाम CIB है। ठीक है, CIB जिसके पास ये रेजिड्यू पाया जाता है। एक्टिवेट FT जीन। अभी हम आपको फ्लावरिंग बताएंगे, तो फ्लावरिंग में हम कुछ बताएंगे आपको FT प्रोटीन। ठीक है, तो FT जीन से मींस कि क्राई2 क्या करता है? एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से बाइंड करके FT जीन को एक्टिवेट करा देता है। जब FT जीन एक्टिवेट होगा तो FT प्रोटीन बनेगी। ठीक है, फ्लावरिंग टाइम प्रोटीन। ठीक है, ये जो प्रोटीन बनती है, ये प्रोटीन क्या करती है? फ्लोरल मेरिस्टम जीन को एक्टिवेट कर देती है। और जब फ्लोरल मेरिस्टम जीन एक्टिवेट होते हैं तो जो फ्लावर होता है उसमें पेटल, सेपल, कोरोला, कैलिक्स, ये सबका फॉर्मेशन होता है। तो अभी ये तो हम लोग फ्लावरिंग पढ़ेंगे अरेबिडोप्सिस में, तो वहां पे ये आपको फ्लोरल मेरिस्टम जीन के बारे में हम बताएंगे। आप ये जानिए कि फ्लावरिंग के लिए, फ्लावर बनाने के लिए, फ्लावर में आपको पता है ना कि क्या क्या पार्ट होते हैं। मीन्स की ये पेटल होता है, सेपल होता है। ठीक है, यहाँ पे सेपल्स होते हैं, फिर एक एंड्रोसियम होता है, गायनेसियम होता है। ठीक है, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। तो ये सब डेवलपमेंट करने के लिए जीन होते हैं, होमियोटिक जीन होते हैं। ठीक है, उन जीन को कौन एक्टिवेट कराता है? फ्लोरल मेरिस्टम जीन एक्टिवेट कराते हैं। तो क्या होता है कि क्राई2 क्या करता है? FT जीन को एक्टिवेट करा देता है। FT जीन FT प्रोटीन बनाएगा और ये FT
प्रोटीन फ्लोरल मेरिस्टेम जीन को एक्टिवेट करा देता है। इसके जीन की एक्टिवेशन से क्या होगा कि होम्योटिक जीन एक्टिवेट हो जाते हैं और फ्लावरिंग होने लगती है, मींस कि फ्लावर के पार्ट्स बनने लगते हैं, ठीक है। और इसके बाद अब अगर हम लोग cry2 का म्यूटेंट कर दें तो फ्लावरिंग क्या हो जाएगी, डिलेड हो जाएगी, फ्लावरिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये क्या कर रहा है, मींस कि फ्लावरिंग के लिए फैक्टर बहुत सारे होते हैं, सिर्फ यही नहीं कि cry2 की वजह से ही फ्लावरिंग हो रही। जब हम फ्लावरिंग बताएंगे तो फ्लावरिंग के बहुत सारे रीजन होते हैं, तो अब उसमें से एक रीजन ये भी है, cry2 भी है। तो अगर हमने cry2 को म्यूटेट करा दिया तो फ्लावरिंग तो होगी, क्योंकि और रीजन से फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन फ्लावरिंग क्या हो जाएगी, डिलेड हो जाएगी। और अगर हम ब्लू लाइट डाल दें तो फ्लावरिंग क्या हो जाएगी, प्रमोट हो जाएगी, मतलब कि अर्ली फ्लावरिंग प्रमोट हो जाएगी, मतलब जल्दी फ्लावरिंग होने लगेगी, ठीक है। तो इस तरह से ये ब्लू लाइट का फ्लावरिंग में फंक्शन है। अब इसके बाद कुछ हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जैसे यहाँ पे यही सारी चीजें जो हमने बताई हैं कि cry1 साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, फिर न्यूक्लियस में मूव कर सकता है। cry2 हमेशा कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है। cry कन्फर्मेशन चेंजेस एंड डीएक्टिवेट कोप1 को क्या कर देता है, cry अपने कन्फर्मेशन चेंजेस, वही पीएच जो पीएचडी डोमेन और सीसीटी डोमेन है वहां पे कन्फर्मेशन चेंजेस होते हैं, और कोप1 को क्या कर देता है, डीएक्टिवेट कर देता है, जिससे कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का एक्यूमुलेशन होता है। कौन से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का, HY5 का, ठीक है। cry1 cry2 शेयर सिमिलरिटीज विथ फोटोलाइज की तरह सिमिलरिटीज शो करते हैं, और इनमें इनकी सिमिलरिटीज कितनी होती है, 58% आइडेंटिकल अमाइनो एसिड पाए जाते हैं, बट डिफर इन प्राइमरी लेंथ ऑफ सीडीटी। इनमें डिफरेंस क्या होता है, इनके सी टर्मिनल डोमेन के लेंथ में डिफरेंसेस होते हैं, द टू क्रोमोफोर आर अटैच्ड बाय फोटोलाइज रिलेटेड डोमेन, द सी टर्मिनल डोमेन कंटेन, मतलब कि दोनों जो मीन्स क्रोमोफोर होते हैं, FAD और MH मिथाइल टेट्रा हाइड्रोफोलेट, ये जो दोनों क्रोमोफोर होते हैं कहाँ अटैच होते हैं, फोटोलाइज के PhD डोमेन पर रिलेट होते हैं, है ना, उस पर जुड़े होते हैं। द सी टर्मिनल डोमेन कंटेन द अमाइनो एसिड सीक्वेंस दैट डिटरमाइन द न्यूक्लियर लोकलाइजेशन ऑफ पिगमेंट्स, क्योंकि ये जो जैसे अगर हम लोग cry1 की बात करें तो cry1 साइटोप्लाज्म में पाया जा रहा है, इसके बाद ये न्यूक्लियस में मूव करता है। अब न्यूक्लियस में एंट्री लेने के लिए इसके पास कुछ ऐसे सीक्वेंस होने चाहिए जिससे वो न्यूक्लियस में एंट्री ले पाए, तो इसके पास क्या होते हैं, न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सीक्वेंसेस पाए जाते हैं इस पिगमेंट से, जिससे कि वो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर मूव कर पाए। अब हम लोग यहाँ पे कुछ फंक्शन देख लेते हैं क्रिप्टोक्रोम के। फंक्शन में जैसे कि यहाँ पे फंक्शन बहुत सारे दिए हुए हैं, तो इनिबिशन ऑफ हाइपोकोटाइल और स्टेम इलोंगेशन, मीन्स कि अगर कोई इलोंगेटेड हाइपोकोटाइल है, मीन्स कि इट्यूलेटेड सीडलिंग है, इट्यूलेटेड सीडलिंग का आपको पता है हाइपोकोटाइल लंबा होता है। अब अगर हम लोग उसमें ब्लू लाइट डाल दें तो क्या हो जाएगा, इनिबिशन ऑफ हाइपोकोटाइल और स्टेम इलोंगेशन, मीन्स कि इनिबिशन ऑफ हाइपोकोटाइल व स्टेम इलोंगेशन, लीफ एक्सपेंशन होता है cry1, क्रिप्टोक्रोम 1 काम करता है, क्योंकि ये सारे एक तरीके से क्या फोटोमॉर्फोजेनेसिस के ही रीजन है। और अभी हमने पूरी सिग्नलिंग देखी है cry1 की, ठीक है। प्रमोट कॉटिलेडन एक्सपेंशन, cry1 प्रमोट करता है कॉटिलेडन के एक्सपेंशन को। सिंथेसिस, क्योंकि आपको पता है कॉटिलेडन का एक्सपेंशन भी क्या है, एक तरीके से फोटोमॉर्फोजेनेसिस का ही प्रोसेस है। सिंथेसिस ऑफ नंबर ऑफ पिगमेंट्स, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट की सिंथेसिस हो या एंथोसाइनिन की सिंथेसिस हो, उसको भी प्रमोट करते हैं क्रिप्टोक्रोम। तो cry1 प्रमोट करता है सिंथेसिस एंथोसाइनिन की। फोटो पीरियोडिस डिपेंडेंट फ्लावरिंग इंडक्शन, तो जैसा आपको पता है कि cry2 का हमने भी सिग्नलिंग मैकेनिज्म बताया, cry2 क्या करता है, फ्लावरिंग को इंडक्शन करता है FT प्रोटीन के थ्रू। किसको एक्टिवेट करा देता है, FT प्रोटीन को। रीसेटिंग ऑफ सर्केडियम क्लॉक, इंट्रेनमेंट हमने आपको सर्केडियम रिदम में बताया था, तो वो कौन रोल प्ले करता है, क्रिप्टोक्रोम इंट्रेनमेंट में भी हेल्प करते हैं। तो रीसेटिंग ऑफ सर्केडियम ऑसिलेटर, सर्केडियम ऑसिलेटर को की रीसेटिंग के लिए क्रिप्टोक्रोम इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें कि cry1 जो है वो मेन रोल प्ले करता है और cry2 मतलब साइड वाइज रोल करता है। तो मेन रोल किसका है, cry1 का। एक्यूमुलेट्स इन न्यूक्लियस एंड माइट इन्वॉल्व इन जीन, क्योंकि कुछ जैसे क्रिप्टोक्रोम 2 है तो cry2 तो हमेशा का हमेशा न्यूक्लियस में ही रहता है, तो ये करता क्या होगा, ये कुछ ऐसे जीन एक्सप्रेशन कराता होगा जब एक्टिव फॉर्म में आता होगा। रेगुलेट एनायन चार्ज एक्टिविटी एट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे आयन चार्ज एक्टिविटी को रेगुलेट कराता है cry1। लेड टू डिलेड फ्लावरिंग अंडर कंटिन्यूअस व्हाइट लाइट, अगर कंटिन्यूअस व्हाइट लाइट डालेंगे तो क्या हो जाएगा कि cry2 अगर मान लीजिए म्यूटेटेड है, cry2 म्यूटेटेड है मतलब कि cry1 म्यूटेट है, तो ब्लू लाइट से रिस्पॉन्स करेगा नहीं। जब ब्लू लाइट से रिस्पॉन्स नहीं करेगा तो उस पर ब्लू लाइट वाला रिस्पॉन्स होगा ही नहीं,
तो ऐसे कंडीशन में अगर हम व्हाइट लाइट पड़ रही है प्लांट पे तो उसकी फ्लावरिंग क्या हो जाएगी, डिलेड हो जाएगी। ठीक है, समझ रहे हैं ना, फ्लावरिंग डिलेड हो जाएगी क्योंकि ब्लू लाइट फ्लावरिंग करवाता है। अब ब्लू लाइट वाला म्यूटेशन है, उसमें जीन ही नहीं है जो कि ब्लू लाइट को परसीव कर सके। तो अगर व्हाइट लाइट पड़ेगी तो फ्लावरिंग तो होगी, क्यों? क्योंकि अदर फैक्टर भी फ्लावरिंग के लिए इन्वॉल्व है। बहुत तरह की फ्लावरिंग होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट, लीफ नंबर पे डिपेंड करती है फ्लावरिंग। तो हम बताएंगे फ्लावरिंग के केस में, या फिर जिब्रेलिक एसिड पे फ्लावरिंग डिपेंड करती है। तो फ्लावरिंग के बहुत सारे रीजन है, तो उसमें से एक रीजन ये भी है। तो अगर सपोज कि नहीं ये ब्लू लाइट रिस्पॉन्स कर रहा है तो फ्लावरिंग तो होगी लेकिन डिले होगी। शो नॉर्मल ग्रोथ इन रेड एंड फार रेड लाइट बट इलोंगेटेड हाइपोकोटाइल इन ब्लू लाइट। अगर क्राइवन म्यूटेट कर दिया जाए, तो रेड और फार रेड लाइट में तो वो अपना नॉर्मल ग्रोथ कर लेंगे, क्योंकि रेड और फार रेड का भी काम क्या है, वही सेम जो यहाँ पे, मतलब कि जब इलोंगेटेड हाइपोकोटाइल इट्यूलेटेड सीडलिंग है तो रेड और फार रेड लाइट डालेंगे तो भी ये शॉर्ट हाइपोकोटाइल में चेंज हो जाएगा, और अगर ब्लू लाइट डालेंगे तो भी ये शॉर्ट हाइपोकोटाइल में चेंज हो जाएगा। तो अगर हम इलोंगेटेड हाइपोकोटाइल पे जो कि इट्यूलेटेड सीडलिंग से मिला है, इस पर अगर हम रेड और फार रेड लाइट डालेंगे तो नॉर्मल ग्रोथ हमें दिखेगी, हमें पता ही नहीं चलेगा। और लेकिन अगर इलोंगेटेड हाइपोकोटाइल पे मींस की अगर बीएल म्यूटेटेड, अगर हमने क्या कर दिया कि ब्लू लाइट डाल रहे मींस की क्राइवन म्यूटेटेड है, अगर सपोज ये प्लांट क्राइवन म्यूटेटेड है तो ब्लू लाइट डालेंगे तो इलोंगेटेड, मतलब कि फिर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो शॉर्ट हाइपोकोटाइल में चेंज नहीं हो पाएगा। लेकिन उसी सेम उस पर, क्योंकि फाइटोक्रोम तो है, फाइटोक्रोम कर सकता है काम, तो फाइटोक्रोम डालेंगे तो वो शॉर्ट हाइपोकोटाइल शो करेगा। इसका मतलब आप ये समझिए कि क्राइवन का अगर हमने म्यूटेशन कर दिया तो जो इलोंगेटेड हाइपोकोटाइल है वो शॉर्ट नहीं हो पाएगा। लेकिन सेम उसी पे भले ही वो क्राइवन म्यूटेटेड है, उस पर हमने रेड और फार रेड लाइट डाली तो उसमें फाइटोक्रोम तो है, फाइटोक्रोम भी वही फंक्शन करते हैं, तो वो क्या करेंगे, शॉर्ट हाइपोकोटाइल करवा देंगे। ठीक है, फिर कुछ और म्यूटेशन केसेस हैं। सीसीटी ओवर एक्सप्रेशन म्यूटेंट इन डार्क और लाइट। अब देखिए सीसीटी क्या दिखा रहा, ओवर एक्सप्रेशन। तो ये क्या था, ये हमारा पीएचडी डोमेन था और यहाँ पे था सीसीटी डोमेन। ठीक है, सीसीटी डोमेन। अब सीसीटी डोमेन ये कह रहे हैं कि अगर हमने सीसीटी डोमेन को ओवर एक्सप्रेस कर दिया, अगर सीसीटी डोमेन ओवर एक्सप्रेस हो जाएगा तो फिर, क्योंकि पीएचडी डोमेन तो हमने ओवर एक्सप्रेस किया नहीं, तो जब सीसीटी डोमेन का ओवर एक्सप्रेशन हो जाता है तो ये एक्चुअली में पीएचडी डोमेन नॉन फंक्शनल हो जाता है। तो जब ये नॉन फंक्शनल हो जाएगा और सीसीटी डोमेन ओवर एक्सप्रेस हो जाएगा, तो जब ओवर एक्सप्रेस हो जाएगा तो ये ऑटो फॉस्फोराइलेशन इसका हो जाएगा, ये एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। जब ये एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा तो इस पर बहुत सारे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाएंगे और ये मतलब फुल्ली एक्टिव फॉर्म में आ गया। तो इसका मतलब ये है कि लाइट अगर सीसीटी डोमेन ओवर एक्सप्रेस है तो उस केस में पीएचडी डोमेन नॉन फंक्शनल हो जाता है, क्योंकि इसकी तो एक्सप्रेशन उतनी है जितनी होनी है, तो ये इसको इनहिबिट करके नहीं रख पाएगा ना, जैसे कि इसने स्टार्टिंग में पीएचडी डोमेन ने इसको टाइट बाइंड करके रखा था। तो जब ये इसका अमाउंट है ही नहीं, ये नॉन फंक्शनल काम करने लगेगा क्योंकि सीसीटी बहुत ज्यादा एक्सप्रेस हो रहा है, उस केस में ये इसको इनहिबिट करके रख नहीं पाएगा, तो सीसीटी डोमेन ऑटो फॉस्फोराइलेट हो जाएगा और इसकी मल्टीपल जो साइट्स है वो सब ओपन हो जाएंगी फॉस्फोराइलेशन के लिए। और जब ये फॉस्फोराइलेट हो जाता है तो उस केस में क्या होता है कि फिर ये आगे जो क्रिप्टोक्रोम मेडिएटेड रिस्पॉन्सेज है वो करेगा। तो अगर सीसीटी डोमेन ओवर एक्सप्रेस है, ऐसा म्यूटेंट बन गया है जिसमें कि सीसीटी डोमेन ओवर एक्सप्रेस कर रहा है, तो ऐसे केस में चाहे डार्क हो और चाहे लाइट हो, फोटोमॉर्फोजेनेसिस होगी। समझ रहे हैं बात को, कि अगर सीसीटी डोमेन ओवर एक्सप्रेशन शो कर रहा है तो उसके ऊपर फिर लाइट, और क्योंकि जब ब्लू लाइट पड़ रही थी तो पीएचडी डोमेन में कन्फर्मेशन चेंज हो रहा था, वो सीसी डोमेन को रिलीज कर रहा था। सीसी डोमेन में फिर ऑटो फॉस्फोराइलेशन हो रहा था, फिर फॉस्फेट और मल्टीपल फॉस्फेट साइट फॉस्फोराइलेट हो रही थी और फिर ये एक्टिव हो रहा था। लेकिन अभी क्या हो गया, सीसीटी बहुत ओवर एक्सप्रेस कर रहा है। जब ओवर एक्सप्रेस कर रहा है तो ये इस पर वर्क नहीं कर पाएगा, इसको इनहिबिट नहीं कर पाएगा, तो ऑल टाइम सीसीटी डोमेन एक्टिव रहेगा। जब ऑल टाइम सीसीटी डोमेन एक्टिव रहेगा मतलब कि अभी लाइट पड़े ना पड़े, क्योंकि लाइट पड़ने से तो पीएचडी डोमेन एक्टिव होके फिर इसके बाद इसको ओपन कर रहा था, इसको खोल रहा था, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है, पीएचडी एकदम नॉन फंक्शनल हो गया है, तो सीसीटी क्या करेगा, अपना हमेशा काम करता रहेगा। तो लाइट हो या डार्क हो तो क्या होगा कि फोटोमॉर्फोजेनेसिस होती रहेगी। In mutant Cry1 and terminal PhD domain non-functional and CCT domain can active even absence of light due to constitutive phosphorylation. Active CCT domain inhibit
कोप1 spa एक्टिविटी है ना, जब एक्टिव सीसीटी होता है तो वो spa1 से बाइंड करता है और कोप1 की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है, तो जिससे क्या होगा कि डार्क में भी फोटोमॉर्फोजेनेसिस होती रहेगी। तो सीसीटी इज ओवर एक्सप्रेस्ड and the plant are kept in dark or light, photomorphogenesis take place। CCT अगर ओवर एक्सप्रेस हो रहा है, प्लांट को हम चाहे डार्क में रखें चाहे लाइट में रखें, फोटोमॉर्फोजेनेसिस होगा। अब इसके बाद तो ये सीसीटी डोमेन समझ जाइए कि सीसीटी डोमेन अगर ओवर एक्सप्रेस होगा तो उस समय पीएचडी डोमेन कोई फंक्शन नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से सीसीटी हमेशा एक्सप्रेस रहेगा, जिससे वो एसपीए1 से बाइंड करेगा और कोप1 की एक्टिविटी को लॉस कर देगा। जब कोप1 एसपीए1 का कॉम्प्लेक्स नहीं रहेगा तो HY5 हमेशा एक्यूमुलेटेड रहेगा, और जब HY5 हमेशा एक्यूमुलेटेड रहेगा तो प्लांट चाहे डार्क में हो चाहे लाइट में हो वो फोटोमॉर्फोजेनेसिस शो करेगा। क्राइटो म्यूटेंट, जैसे पता है आपको क्राइटो म्यूटेंट डिले फ्लावरिंग करेगा, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओवर एक्सप्रेशन, अगर क्राइटो का ओवर एक्सप्रेशन हो जाए तो फ्लावरिंग क्या हो जाएगी, अर्ली हो जाएगी, है ना। मीन्स कि अगर हमने क्राइटो का ओवर एक्सप्रेशन करा दिया तो फ्लावरिंग जल्दी होने लगेगी, अगर क्राइटो का म्यूटेंट करा दिया तो फ्लावरिंग डिलेड हो जाएगी। म्यूटेशन इन क्राइवन लीड इलोंगेटेड हाइपोकोटाइल, अगर क्राइवन का म्यूटेशन कर दिया तो इलोंगेटेड हाइपोकोटाइल रहेगा, क्योंकि इसका काम क्या है, शॉर्ट हाइपोकोटाइल बनाना, फोटोमॉर्फोजेनेसिस करना क्राइवन का काम, और इलोंगेटेड हाइपोकोटाइल तो इट्यूरेटेड सीडलिंग में होता है। तो क्या हो जाएगा कि अगर क्राइवन का म्यूटेशन है तो इलोंगेटेड हाइपोकोटाइल रहेगा। ओवर एक्सप्रेशन ऑफ क्राइवन, अगर ओवर एक्सप्रेशन क्राइवन का तो स्ट्रॉन्ग इनिबिशन ऑफ हाइपोकोटाइल, अगर हमने ओवर एक्सप्रेस कर दिया क्राइवन को तो स्ट्रॉन्ग इनिबिशन ऑफ हाइपोकोटाइल, ठीक है, मतलब स्ट्रॉन्गली इनबिट करेगा हाइपोकोटाइल को। कोप1 म्यूटेंट, अगर कोप1 म्यूटेंट है तो फिर फोटोमॉर्फोजेनेसिस हमेशा चलती रहेगी, है ना। तो ये सब म्यूटेशन केसेस हैं, ठीक। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। द फोटोरिसेप्टर कॉमनली इन्वॉल्व इन लाइट इंट्रेनमेंट। अब देखिए सर्केडियम रिदम की बात यहां पे कर रहे हैं, हमने इंट्रेनमेंट आपको सर्केडियम रिदम में बताया था। लाइट इंट्रेनमेंट ऑफ बायोलॉजिकल क्लॉक इन फ्लाइज, मोल्ड एंड प्लांट। तो क्योंकि एनिमल में भी ये, तो इसमें पूछा गया कि ऐसे कौन से कॉमन फोटो रिसेप्टर्स हैं जो कि लाइट इंट्रेनमेंट या बायोलॉजिकल क्लॉक में इन्वॉल्व होते हैं, किन किन बायोलॉजिकल क्लॉक में, वो फ्लाइज की भी बायोलॉजिकल क्लॉक में, मोल्ड की भी और प्लांट की भी। तो ऐसा मॉलिक्यूल कौन होता है, ऐसा मॉलिक्यूल होता है क्रिप्टोक्रोम, है ना। फाइटोक्रोम तो रेड एंड फार रेड लाइट एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल है, जो कि क्या करता है, पहली तो बात एनिमल में नहीं पाया जाता है, ठीक। दूसरी बात रोडोप्सिन की बात करें तो ये इंट्रेनमेंट से इफेक्ट नहीं करता है, रोडोप्सिन तो आई में पाया जाने वाला अलग टाइप का मॉलिक्यूल है। कैरोटीनॉइड्स की बात करें तो प्लांट में ये डिफरेंट फंक्शन, ब्लू लाइट परसीविंग मॉलिक्यूल है लेकिन ये डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। क्रिप्टोक्रोम एक ऐसा है जो कि बायोलॉजिकल क्लॉक को क्या करता है, इंट्रेनमेंट करता है, लाइट इंट्रेनमेंट। हमने बताया था जहाँ पे डे ब्रेक होता है तो वहाँ पे लाइट एडजस्टमेंट होता है, सिंक्रोनाइज किया जाता है लाइट को, उसको इंट्रेनमेंट कहा जाता है। तो ये इंट्रेनमेंट चाहे फ्लाइस हो तो फ्लाइस में भाई क्रिप्टोक्रोम का क्या काम है, वहाँ बायोलॉजिकल क्लॉक सेट करने के लिए इसका काम होता है, ठीक है। तो प्लांट में, मोल्ड में और फ्लाइस में ये क्या करता है, बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करने का काम करता है, तो वो होता है ब्लू लाइट रिसेप्टर Cry1 bind to COP1 SPA1 complex by interacting with C-terminal region of Cry, ठीक है। Cry पे जो C-terminal region पे क्या होता है, एक रीजन होता है CCT in light dependent manner and regulate photomorphogenesis via transcription factor HY5. Read the following state। चलिए अब हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इन ब्लू लाइट रिसेप्टर क्राइवन बाइंड टू कोप1। ब्लू लाइट का जो रिसेप्टर है वो किससे बाइंड करता है, मींस ये कोप1 है और ये SPA1 है, ठीक है। ये ब्लू लाइट का रिसेप्टर यहाँ इससे बाइंड कर लिया है। कॉम्प्लेक्स बाय इंटरेक्टिंग विद C-terminal CCT रीजन से ये इंटरेक्ट करता है SPA1 इन लाइट डिपेंडेंट मैनर एंड रेगुलेट फोटोमॉर्फोजेनेसिस को रेगुलेट करता है किसके थ्रू, HY5 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को रेगुलेशन में हेल्प करता है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला लिखा है क्राइवन बाइंड कोप1 SPA1 कॉम्प्लेक्स लीडिंग टू डिग्रेडेशन ऑफ HY5, ठीक। पहला ये लिखा है कि क्राइवन बाइंड करता है कोप1 और SPA कॉम्प्लेक्स से लीडिंग टू डिग्रेडेशन ऑफ HY5। जब क्राइवन ने SPA1 और कॉम्प्लेक्स से बाइंड कर लिया तब तो फिर ये HY5 फ्री हो जाता है, ये एक्यूमुलेट होने लगता है, क्योंकि जैसे ही क्राइवन SPA1 से बाइंड करता है वैसे ही कोप की एक्टिविटी लॉस हो जाती है और क्राइवन फ्री हो जाता है, क्राइवन ट्रांसक्रिप्शन करवाने के लिए फ्री हो जाता है। तो इसलिए ये वाला तो ऑप्शन हमारा क्या हो गया, ये तो फॉल्स हो गया,
फोटो, अब नीचे ये भी आपको पढ़ लेना है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ अबव स्टेटमेंट विल रिजल्ट इन फोटोमॉर्फोजेनेसिस। ये सारे चारों स्टेटमेंट में से आपको वो स्टेटमेंट बताने जो कि फोटोमॉर्फोजेनेसिस कराने में हेल्प करेंगे। तो पहला तो ये तो कोई वही नहीं है, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, इसमें ये लिख दिया कि डिग्रेडेशन ऑफ HY5। जब ऐसा होता है तो एक्यूमुलेशन होता है HY5 का, डिग्रेडेशन नहीं होता, तो ये तो फॉल्स हो गया। क्राइवन बाइंड टू कोप1 एंड sp1 कॉम्प्लेक्स एंड प्रिवेंट डिग्रेडेशन, अब ये सही हो जाएगा। जैसे ही क्राइवन बाइंड करता है इस कॉम्प्लेक्स से, वैसे ही डिग्रेडेशन इसका प्रिवेंट हो जाता है, तो ये हमारा ट्रू हो गया। CCT इज ओवर एक्सप्रेस, अगर CCT का ओवर एक्सप्रेशन हो जाए एंड प्लांट को डार्क में रख दिया जाए तो भी फोटोमॉर्फोजेनेसिस होगी कि नहीं होगी? अगर CCT ओवर एक्सप्रेस हो जाए और प्लांट को हम लाइट में रख दें तो भी फोटोमॉर्फोजेनेसिस होगी। दोनों ही केस में फोटोमॉर्फोजेनेसिस होगी। तो किस किस केस में फोटोमॉर्फोजेनेसिस हो रही? इसमें भी हो रही है, इसमें भी हो रही, इसमें भी हो रही, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। तो अब आपने सारे फोटो रिसेप्टर ऑलमोस्ट पढ़ लिए हैं, एक फोटोट्रोपिन बचा है, तो अब आप क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। फाइटोक्रोम ए प्रीडोमिनेंटली परसीव रेड एंड फार रेड लाइट। ए रेड और फार रेड लाइट को प्रीडोमिनेंटली परसीव करता है, तो ऐसा तो है नहीं, ठीक। फाइटोक्रोम बी प्रीडोमिनेंटली परसीव रेड लाइट, तो ये हमारा सही हो गया। क्रिप्टोक्रोम रेगुलेट प्लांट डेवलपमेंट, ये भी हमारा सही हो गया। फोटोट्रोपिन आर इन्वॉल्व इन ब्लू लाइट परसेप्शन, फोटोट्रोपिन ब्लू लाइट को परसीव करते हैं और क्लोरोप्लास्ट का मूवमेंट कराते हैं। अभी हम लोग, तो ये इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा? बी, सी एंड डी, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, सी एंड डी। प्लांट हैव इवॉल्व्ड विद मल्टीपल फोटोरिसेप्टर विच कैन परसीव स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट फोटोरिसेप्टर्स? फोटोरिसेप्टर्स के अकॉर्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट देना है। फाइटोक्रोम ए कैन परसीव बोथ फार रेड एंड ब्लू लाइट। फाइटोक्रोम ए तो फार रेड और ब्लू लाइट दोनों को परसीव करता है, ठीक है। फार रेड और ब्लू लाइट दोनों को परसीव करता है। फाइटोक्रोम सी कैन परसीव फार रेड लाइट, तो सी तो हमने बताया था सी कैसे होते हैं, मींस ए तो लाइट डार्क ग्रोन सीडलिंग में पाया जाता है, इसलिए ये फार रेड और ब्लू लाइट को परसीव करता है, तो ये ट्रू है, ठीक है। इसके बाद फाइटोक्रोम सी फार रेड लाइट को परसीव करता है, हमने आपको ये बताया था। क्रिप्टोक्रोम 1 एंड फाइटोक्रोम बी आर फॉर परसीविंग ब्लू लाइट, तो क्रिप्टोक्रोम तो परसीव करता है ब्लू लाइट, फाइटोक्रोम लेकिन रेड और फार रेड लाइट को करता है, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा फॉल्स हो गया। फाइटोक्रोम बी कैन प्रीडोमिनेंटली परसीव, फाइटोक्रोम बी तो रेड लाइट को प्रीडोमिनेंटली परसीव करता है, फार रेड लाइट को नहीं करता, तो इसके अकॉर्डिंग ये भी फॉल्स हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फाइटोक्रोम ए कैन परसीव बोथ फार रेड एंड ब्लू लाइट। इसके बाद विच आर एबल टू परसीव light through various photoreceptor and downstream gene. Which one of the following gene is not involved in the light perception? आपने पिगमेंट्स पढ़ लिए, लाइट परसीविंग मॉलिक्यूल पढ़ लिए, अब आपको इसमें से बताना कौन से लाइट परसीविंग मॉलिक्यूल नहीं है। फाइटोक्रोम इंटरेक्टिंग फैक्टर 3, आपने फाइटोक्रोम की जब सिग्नलिंग पढ़ रहे थे तो वहां पे फाइटोक्रोम इंटरेक्टिंग फैक्टर 3 था, जिससे कि फाइटोक्रोम एक्टिव फाइटोक्रोम आके बाइंड करता था, बाइंड करने के बाद ये रिप्रेशन खत्म कर देता था। तो इसका मतलब क्या है कि फाइटोक्रोम ये किसकी वजह से एक्ट कर रहा है? लाइट की वजह से एक्ट कर रहा है ना। तो इसलिए ये भी हमारा हो गया, मींस की लाइट परसीव करा, और हमें बताना है कि जो लाइट से जिसका कोई प्रभाव ना पड़े। फिर दूसरा है फाइटोक्रोम ई, तो फाइटोक्रोम ई भी कौन सा? रेड लाइट परसीव करता है। फिर यहाँ पे क्राई 3 है, ब्लू लाइट को परसीव करता है। ये NPR1, NPR1 कोई मॉलिक्यूल नहीं है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हम इसके बारे में बताएंगे, तो ये एक तरीके का ट्रांसपोर्टर होता है, ठीक। तो इसलिए हमारा यहाँ पे क्या हो गया? NPR1 हो जाएगा, जो कि लाइट को परसीव नहीं करता है, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट, परसेप्शन ऑफ ब्लू लाइट इन प्लांट कॉजेज। अगर ब्लू लाइट का परसेप्शन हो जाए प्लांट में तो क्या क्या करें? अगर ब्लू लाइट का परसेप्शन हो जाए, ब्लू लाइट का परसेप्शन हो तो प्लांट क्या करेंगे? इनिबिशन ऑफ सेल इलोंगेशन एंड स्टिमुलेशन ऑफ स्टोमेटल ओपनिंग। इसके बाद तो स्टोमेटा ओपनिंग ब्लू लाइट मेडिएटेड थी, तो ये तो सही है। स्टेम इलोंगेशन, सॉरी सेल इलोंगेशन, स्टेम इलोंगेशन हो रहा मतलब कि सेल इलोंगेशन, तो इनिबिशन ऑफ स्टेम इलोंगेशन। तो ब्लू लाइट के प्रेजेंस में क्या हो रहा है? क्रिप्टोक्रोम क्या करते हैं? इनिबिशन करते हैं स्टेम इलोंगेशन का, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये भी सही हो सकता है। फिर दूसरे भी हम एलिमिनेट करके देखते हैं। स्टिमुलेशन तो होगा नहीं, स्टिमुलेशन तो होगा नहीं, और इनिबिशन ऑफ स्टोमेटा ओपनिंग, तो ब्लू लाइट ऐसा तो है नहीं कि स्टोमेटा को क्लोज कराता है, ओपनिंग कराता है, तो ये तो होगा नहीं। इनिबिशन ऑफ, तो ये भी नहीं होगा। इनिबिशन ऑफ सेल इलोंगेशन, ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, इनिबिशन ऑफ सेल इलोंगेशन एंड स्टिमुलेशन ऑफ स्टोमेटा ओपनिंग। जैसा हमने बताया था ना, जियाजेंथिन और फोर्ट 1 फोर्ट 2 के थ्रू सीरीन थ्रियोनिन
काइनेजेस एक्टिव होते हैं, फिर वो मेम्ब्रेन में क्या करते हैं, प्रोटॉन एटीपेस को एक्टिव करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, पोटेशियम आयन कहाँ जाता है, गार्ड सेल के अंदर जाता है। और जब गार्ड सेल के अंदर पोटेशियम आयन जाएगा तो सब्सिडरी सेल से वाटर भी अंदर एंट्री लेगा, और जब वाटर एंट्री लेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये स्वेल कर जाएगा और स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद हम लोग